हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कल पिछली वीडियो में हमने मोलारिटी को डिस्कस कर लिया था कि मोलारिटी क्या है। आज हम अगला कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे जो कि है हमारा मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। तो चलते हैं मोलैलिटी के पास। मैंने इसके नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मोलैलिटी क्या है। लेकिन उससे पहले हम इसको दोबारा समझ लेते हैं कि यार मोलैरिटी में क्या प्रॉब्लम थी। जो हमारी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी आर आता है जिसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? इसकी डेफिनेशन बताई थी कि कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, कितने मोल्स हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। अब क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या आता है? वॉल्यूम आता है। क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या आता है? वॉल्यूम आता है। तो इसका मतलब मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ क्या है? चेंज हो जाता है। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर बदलने के साथ बदल जाएगी। इसीलिए मोलैरिटी को एक अच्छा टर्म नहीं माना जाता है और इसी वजह से हम मोलैरिटी का अध्ययन ना करते हुए, इसको प्रिफर ना करते हुए, हम अब क्या लेके आते हैं? मोलैलिटी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अब मोलैलिटी क्या है इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है ये भी। तो मोलैलिटी में क्या होता है? मोलैरिटी में जहां आर है, मोलैरिटी में वॉल्यूम हम यूज करते हैं ना, तो यहां पर मोलैलिटी में हम वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं, मास यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? तो हमारे पास यहां पे हमने लेना है 1 kg वाटर। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का 1 kg मास लेना है। 1 kg पानी ले लीजिए और उस 1 kg पानी में मान लो मैंने 2 मोल चीनी के डाले हैं। तो इस 1 kg पानी में मान लेते हैं कि मैंने 2 मोल चीनी के घोले हैं। तो यहाँ पे इसकी मोलैलिटी हो जाएगी 2 m। मोलैलिटी को स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भैया 1 kg पानी में, पानी यानी कि सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आ रहा है? सॉल्वेंट आ रहा है। तो 1 kg सॉल्वेंट में मान लेते हैं 3 मोल मैंने सॉल्यूट के, 3 मोल मैंने सॉल्यूट के डिजोल्व कर रखे हैं। तो यहां पर जो मोलैलिटी हो जाएगी वो 3 m हो जाएगी। अगर मैंने 4 मोल सॉल्यूट के, यानी कि 4 मोल अगर मैंने विलय के 1 kg पानी में, 1 kg सॉल्वेंट में घोल रखे हैं, तो यहां मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 4 m हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मोलैलिटी की परिभाषा क्या है। मुझे लगता है आप समझ गए हैं कि मोलैलिटी की परिभाषा है कि कितने मोल। ठीक है, क्या है मोलैलिटी की परिभाषा? कि कितने मोल हमने सॉल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए हैं, उसी को हम उस सॉल्यूशन की, उसका क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। तो अगर हमने 4 मोल 1 kg में डिजॉल्व किए हैं तो मोलैलिटी 4 m हो जाएगी। 2 मोल डिजॉल्व कर रखे हैं 1 kg में, तो मोलैलिटी 2 m हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मोलैलिटी की डेफिनेशन आ गई। तो एक बार हम मोलैलिटी की डेफिनेशन को, यहाँ पे मैंने जो नोट्स दिए हैं आपको, उससे मैं आपको ये डेफिनेशन रीड करवा देता हूं। तो डेफिनेशन देखो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन मोलैलिटी, गिव वन एग्जाम्पल, गिव द फॉर्मूला एंड वन एग्जाम्पल, एंड यूनिट भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट भी आएगा। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी इसके देख लेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, तो अभी चेक करेंगे सबके न्यूमेरिकल्स, हम एक साथ चेक कर लेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है मोलैलिटी का वो क्या है? कि मोलैलिटी क्या है बच्चों? मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो कितने विलय के कितने मोल 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो उसका फॉर्मूला देखेंगे फिर अब हम।
तो अगर 4 मोल 1 kg पानी में है, 4 मोल 1 kg सॉल्वेंट में है, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 4 स्मॉल एम। 5 मोल है तो 5 मोल है 1 kg पानी में, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 5 स्मॉल एम। 10 मोल है 1 kg पानी में, तो मोलैलिटी कितनी आएगी? 10 स्मॉल एम। तो ये तो बड़ा इजी हो गया ना। अगर पानी 1 kg है तब तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पानी 1 kg नहीं हुआ, तो अगर वो 10 kg हुआ, वो 500 ग्राम हुआ, वो 700 ग्राम हुआ, तो तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोलैलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, भाई कितने मोल है हमारे पास, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास कितना उसका मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में होगा बेटा तो केजी में चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बताया ना आपको फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, फिर और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है? हमारा केजी में है, ठीक है। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगर वो ग्राम में दिया है तो उसको बाय 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज कर लेना। और यहाँ पे हमारा मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में होना चाहिए, ये हमारा ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा ग्राम में होना चाहिए। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये सब दे दिया हमें, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। और ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, 1 मोल सोल्यूट अगर 1 kg पानी में प्रेजेंट है, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 1 स्मॉल एम हो जाएगी। अच्छा, इसका वो ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट क्या होता है मोलैलिटी का, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैलिटी का यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास केजी में, ये है ना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल, मोल का तो हम मोल ही लिखते हैं, MOL मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि इन केजी क्या होगा? केजी हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये मोल पर केजी हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, या इसी को कहते हैं हम स्मॉल एम, इसी को हम क्या कहते हैं? स्मॉल एम कहते हैं। अब मोलैलिटी की खासियत क्या होती है? मोलैलिटी की खासियत होती है कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्यों? क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन में क्या आता है? मोलैलिटी की डेफिनेशन में, ठीक है, मोलैलिटी की डेफिनेशन में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट आता है ना। तो ये मोलैलिटी है और उसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। और जो मास होता है, अगर आपका जो बर्तन है वो ढका हुआ है, अगर आपका जो बर्तन है वो ढका हुआ है, तो उसको अगर आप गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सॉरी, मास चेंज नहीं होगा उसका, ठीक है। अगर आपका बर्तन ढका है और आप उसको गर्म कर रहे हो, तो उसमें जो आपका सब्सटेंस है उसका मास चेंज नहीं होता, वो मतलब अंदर रहता है। तो यानी कि टेम्परेचर बदलने से मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, टेम्परेचर बदलने से मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए मोलैलिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका मोलैलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो आपसे बोलेंगे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बोलेंगे, नॉर्मैलिटी बोलेंगे, ठीक है, मोलैरिटी बोलेंगे, ऐसे करके फॉर्मेलिटी भी एक चीज होती है, फॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो इनमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? तो उसका आंसर है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी होगा यहाँ पे, तो उसका आंसर है मोलैलिटी, ठीक है। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये करती है, ये करती है, ये करती है, लेकिन ये जो हमारा मोलैलिटी होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है और मास टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता है, इसीलिए मोलैलिटी भी टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलती है।
तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या है हमारा मोलैलिटी क्या है, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास है और वो है अब मास परसेंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पर एक्चुअली ये मास फ्रैक्शन गलत दे दिया इन्होंने, मास परसेंट हमारा अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसको तो हम अभी फिलहाल के लिए एक नया पेज खोल लेते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मास परसेंट किसको कहते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमने एक टर्म यूज किया मोलैरिटी। ठीक है, एक टर्म यूज किया हमने मोलैलिटी। तो मास परसेंट को अभी हम देखेंगे मास परसेंट क्या है। तो अभी हमने जैसे मोलैरिटी देखा, हमने फिर देखा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में या हमारा जो विलय सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन को बताने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो दो तरीके अब हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा तरीका जिसको कहते हैं मास परसेंट। क्या कहते हैं, मास परसेंट। बहुत ही आसान है ये। तो मास परसेंट का क्या मतलब होता है, अब मास परसेंट को समझने के लिए आप ले लो 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्या लेंगे हम, सॉल्यूशन, चीनी पानी का सॉल्यूशन। तो मैंने 100 ग्राम चीनी और पानी का क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए मान लेते हैं कि मैंने चीनी के 5 ग्राम डिजोल्व किए हैं। अब ध्यान रखना, परिभाषा का ध्यान रखना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने चीनी के कितने ग्राम डाले हैं, 5 ग्राम डाले हैं। तो इसका मास परसेंट हो जाएगा 5%। ठीक है, 5%। और ब्रैकेट में लिखेंगे W/W, क्योंकि आपने चीनी का मास डाला कितने में, 100 ग्राम में। तो ये मास बट्टा मास है, ये भी मास है, ये भी मास है। चलो एक और बार समझते हैं। अगर मैंने मान लेते हैं कि 3 ग्राम चीनी, 3 ग्राम चीनी या कुछ भी ले लो, नमक ले लो, तो 3 ग्राम चीनी आपने डाली 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो 3 ग्राम चीनी आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए डाली, तो यहाँ पे मास परसेंट हो जाएगा 3% W/W। अगर मैं 6 ग्राम चीनी डाल रहा हूँ, 6 ग्राम सॉल्यूट डाल रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, 6 ग्राम चीनी मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन में मैंने डाली है। ठीक है, डिजोल्व है। तो यहाँ पे मास परसेंट कितना होगा, 6% W/W। तो अब आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास परसेंट। फिर से 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास परसेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन आ गई। तो इस डेफिनेशन को अब हम लिख लेते हैं बच्चों। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is known as क्या बोलेंगे, मास परसेंट। इज नोन एज मास परसेंट। क्या बोला मैंने, जैसे कि 3 ग्राम को 100 ग्राम में अगर मेरा प्रेजेंट है, 3 ग्राम अगर 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो ये जो नंबर होता है इसी को क्या कहते हैं, मास परसेंट कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, हमारा ये डेफिनेशन कैसी आ गई, देख लीजिए इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो मान लेते हैं कि यार एक बार फिर समझते हैं। 5 ग्राम सॉल्यूट अगर हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मास परसेंट कितना है, 5% W/W। ठीक है, वैसे अगर 3 ग्राम सॉल्यूट हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है, तो मास परसेंट कितना होगा, 3% W/W हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम सब समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम नहीं हुआ, अगर वो 100 ग्राम से डिफरेंट हो गया, वो 50 ग्राम हो गया, वो 200 ग्राम हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम उसके लिए मास परसेंट को निकालने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास परसेंट बराबर होता है
मास परसेंट बराबर होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, या मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, वही एक ही बात हो जाएगी। ऊपर हम लिख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। नीचे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम एक सिंपल सा ऐसे मान लो आपको बोल रहा है कि 5 ग्राम NaOH, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल, अगर 5 ग्राम NaOH है, प्रेजेंट है हमारा, तो ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको बेटा, ठीक है, फॉर्मूला बता दिया। तो 5 ग्राम है। अच्छा, इसकी एक और चीज यूनिट भी नोट कर लीजिए आप। तो यूनिट क्या लिखते हैं इसकी, W/W लिखते हैं, ठीक है, ये W/W, ठीक है, परसेंटेज में होता है और W/W लिखा जाता है। तो मान लेते हैं 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 5, अच्छा यहाँ सॉल्वेंट यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन। अच्छा, और इनका मास किस में होगा, ग्राम में होगा, इनका मास ग्राम में होगा, ध्यान रखना। तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में और मास ऑफ सोल्यूशन किस में, ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 50 ग्राम सोल्यूशन में। तो व्हाट विल बी द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन। तो मास परसेंट ऑफ द सोल्यूशन क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो आप बोलोगे यार इसमें मास परसेंट पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, पहले मास परसेंट का फॉर्मूला लिखोगे। आंसर लिखते वक्त क्या करोगे आप, मास परसेंट का फॉर्मूला। और मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, और अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, 100 कर दोगे। तो मास ऑफ सोल्यूट बेटा कितना है, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट 5 है, तो 5 ऊपर लिखोगे। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 50 है, तो 50 लिखोगे। इनटू क्या कर देंगे, 100। फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10। तो 10% W/W, ठीक है। तो इसको एक बार इसे लिख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 10% W/W, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 10% W/W इज द आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अभी इसके रियल क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो हमने ये दूसरा टर्म भी देख लिया, हमने मोलैरिटी देख ली। मोलैरिटी रिवीजन कर लेते हैं। मोलैरिटी मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल घुले हैं, इसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने से बदलता है, इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। फिर अगला टर्म हमारे पास क्या है, अगला टर्म है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास अगला टर्म है। और मोलैलिटी जो है वो है कि कितना हमारा सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, कितना हमारा सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इसको मोलैलिटी, हिंदी में मोलरता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी मास पे डिपेंड कर रही है और मास टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता है, इसीलिए मोलैलिटी भी, मोललता भी तापमान पे निर्भर नहीं करती, मोललता तापमान पे निर्भर नहीं करती। फिर हमने देखा मास परसेंट। अब देखते हैं हम नॉर्मेलिटी, अब देखते हैं हम फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं। पहले हम फॉर्मेलिटी चेकआउट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम समझ लेते हैं एक और हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, उसको अब हम समझ लेते हैं, और वो है हमारा फॉर्मेलिटी। ज्यादातर ये पूछते कम है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी क्या है इसको समझते हैं। फॉर्मेलिटी जो है बच्चों यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं इसको हम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। अगर कोई आयनिक कंपाउंड हमारे पास है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है पानी में, उसको हमने डाला नहीं है अभी, ठीक है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है पानी में नहीं डाला, इसका मतलब ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने से पहले, ब्रेक कब होता है, जब पानी में जाता है, यानी कि पानी में डालने से पहले बेटा, पानी में डालने से पहले कोई आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। और आयनिक कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड हमारे पास है, मान लेते हैं NaCl है,
जब ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, जब ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम इसको, इसके नंबर्स को बताने के लिए कि कितने NaCl हैं, कितने NaCl हैं, इसको बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। क्या टर्म यूज करते हैं? फॉर्मूला यूनिट। मोल यूज नहीं करते, मोल यूज नहीं करते हम यहाँ पे। तो आयनिक कंपाउंड जब ब्रेक नहीं हुए होते हैं, आयनिक कंपाउंड जब पानी में नहीं घुले होते हैं, जब वो ब्रेक नहीं हुए होते हैं, तो उनके संख्याओं को बताने के लिए, उनके नंबर को बताने के लिए हम मोल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। हम मोल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पे क्या यूज करते हैं हम? वहां पर हम यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं उसको। ठीक है, वैसे मोल करते हैं बहुत लोग, जैसे 2 मोल बोल दूंगा मैं इसको, तो 2 मोल NaCl नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे 2 फॉर्मूला यूनिट NaCl। ठीक है, अब जहां 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 मोल वैसे हम जनरली बोल देते हैं, लेकिन इसको 3 मोल नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए? फॉर्मूला यूनिट। तो कोई आयनिक कंपाउंड है जो ब्रेक नहीं हुआ है अभी, जो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि उसको आपने सॉल्वेंट में भी डाला नहीं है, तो ब्रेक नहीं हुआ है, तो उसका जो मोल, उसकी जो संख्या होती है, ठीक है, उसकी संख्या को, उसके नंबर्स को क्या कहते हैं हम? उसके नंबर्स को हम कैसे कैसे दर्शाते हैं? फॉर्मूला यूनिट से दर्शाते हैं। फॉर्मूला यूनिट कहते हैं उसको, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे मोल कहते हैं ना भैया, 10 मोल है, 5 मोल है, 6 मोल है, तो आयनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? उसके नंबर्स को क्या कहा जाता है? फॉर्मूला यूनिट। अब बस, तो अगर आपने 1 लीटर का आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, 1 लीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर करते वक्त आप आयनिक कंपाउंड के 4 फॉर्मूला यूनिट अगर यूज कर रहे हो, 4 फॉर्मूला यूनिट, एक तरह से मोल ही है ये, एक तरह से मोल है, लेकिन एग्जैक्टली मोल बोलते नहीं है इसको। अगर आप इसका 4 फॉर्मूला यूनिट आप यूज कर रहे हो, तो यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4F, कैपिटल F। अगर आप 5 फॉर्मूला यूनिट यूज कर रहे हो, 5 अगर आप फॉर्मूला यूनिट यूज कर रहे हो 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो यहां पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 5 कैपिटल F। और 6 फॉर्मूला यूनिट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे इस 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 कैपिटल F। तो एक तरीके से, अच्छा अगर ये आयंस में टूट जाता है, अब आयंस में टूट जाने के बाद इनको बोलेंगे, इनके मोल्स बोलेंगे, 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Cl माइनस। ठीक है, तो आयन में टूटने से पहले किसी आयनिक कंपाउंड की संख्या को, उसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो ये आपके NaCl का जो ये फॉर्मूला है, ये आपका इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट, उसकी संख्या को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है, इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड के कितने फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट हैं? फॉर्मूला यूनिट क्या है? प्रेजेंट है। हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट नहीं होगा, आयनिक कंपाउंड टूटेगा नहीं, ऐसा मान के चल रहे हैं। आयनिक कंपाउंड टूटेगा नहीं, ऐसा मान के हमें चलना है। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो पानी में टूट जाता है। ऐसा मान लेते हैं कि टूटा नहीं, तो मैंने कितना फॉर्मूला यूनिट 1 लीटर में डाला है, इसी को उसका क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो एक तरह से ये मोलैरिटी तो है। मोलैरिटी में फॉर्मूला यूनिट नहीं बोलते, वो मोल्स बोलते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी कंपाउंड के कितने मोल्स हैं, उसको मोलैरिटी कहते हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी में हम आयनिक कंपाउंड के बारे में खासकर बात करते हैं, और वो भी टूटने से पहले आयनिक कंपाउंड की जो संख्या है उसको फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड के कितने फॉर्मूला यूनिट है, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी क्या है? आयनिक कंपाउंड के लिए क्या है? फॉर्मेलिटी क्या है? आयनिक कंपाउंड के लिए मोलैरिटी की तरह है, ठीक है, लेकिन टूटने से पहले, बिफोर ब्रेकिंग, बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब अगर मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस पूछेंगे, तो मोलैरिटी हर चीज के लिए मोलैरिटी को यूज करते हैं, हर किसी के लिए। मोलैरिटी हर प्रकार के सब्सटेंस के लिए यूज होती है,
हर प्रकार के सब्सटेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी केवल किसके लिए यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, वो भी बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले, टूटने से पहले। ठीक है। और मोलैरिटी तो हर आयनिक के लिए भी यूज करेंगे, नॉन आयनिक के लिए भी यूज करेंगे। टूटने के बाद भी हम उसको मोलैरिटी कहेंगे। ठीक है। टूटने के बाद मोलैरिटी कहते हैं, टूटने से पहले उस मोलैरिटी को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। बस इतना ध्यान रखना। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आप बता दीजिए मेरे को खुद। तो वही होगा जो मोलैरिटी का होगा। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी का क्या था? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम था। तो इसका होगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। क्या होगा? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है। बस आयनिक कंपाउंड के लिए टूटने से पहले जब हम मोलैरिटी का जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वही है ये। ठीक है। तो मोलैरिटी जैसा ही है, लेकिन बस टूटने से पहले, आयनिक कंपाउंड टूटने से पहले। तो क्या बोला मैंने भाई? मैंने ये बोला कि फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज करना है हमें? आयनिक कंपाउंड के लिए। वो भी कब यूज करना है? जब वो ब्रेक ना हुआ हो। ठीक है। जैसे NaCl ब्रेक हो गया, Na+Cl- बन गया, तो Na+Cl- बन गया, तब अब यहां पर यूज नहीं कर सकते आप। यहां पर यूज नहीं करते। जब टूट गया तो मोलैरिटी बोलेंगे उसको, लेकिन टूटने से पहले हम उसको मोलैरिटी नहीं बोलते, क्योंकि टूटने से पहले हम इसकी संख्या को मोल्स नहीं बोलते हैं। बस ये समझ लो। तो टूटने से पहले इसकी संख्या को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि मोल्स कहते नहीं है तो मोलैरिटी शब्द यूज नहीं करते। तो टूटने से पहले इसकी संख्या को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो कितनी, इसकी संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट। तो कितने फॉर्मूला यूनिट 1 लीटर में प्रेजेंट है, उसी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है। तो टूटने से पहले एक प्रकार से ये क्या है? टूटने से पहले जो भी मोलैरिटी होगी उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी। लेकिन क्योंकि मोलैरिटी में मोल्स टर्म यूज करते हैं और टूटने से पहले हम मोल्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या खास नाम देते हैं? फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात समझना। तो मोलैरिटी सबके लिए यूज होता है, सारे सब्सटेंस के लिए। फॉर्मेलिटी केवल आयनिक सब्सटेंस के लिए, वो भी बिफोर डिसोसिएशन। और फॉर्मेलिटी का वही फॉर्मूला है जो मोलैरिटी का होता है। बस वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या यूज करना है? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगली क्लास में हम नॉर्मेलिटी क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।